Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture. So class, let's start with the revision of our chapter, that is NPO. If we talk about the NCERT, and it will be chapter number 1 of part A, and the name of the chapter will be not for profit organizations. In short, it is the NPO. क्लास इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कुछ हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. The very first we are having with us is the funding of the organization, यानी कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जितनी भी फंडिंग होती है वो कहाँ से होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी योर सब्सक्रिप्शन, और यू कैन से द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू योर सब्सक्रिप्शन. ओके, एंड after that we are having with us is your consumable goods, that is adjustment related to the calculation of the consumable goods. And the next and the last one we are having is the merger of all the topics with all the financial statements, यानी कि आपको जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है वो चीज़ें आ जाएंगी ऊपर के सारे टॉपिक्स को आपस में मर्ज करके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द फंडिंग. फंडिंग में क्लास यहाँ पर हमारे पास में दो अलग अलग तरीके नेचर है. एक तो है रेवेन्यू नेचर और दूसरा है हमारे पास में कैपिटल नेचर. तो जितना भी एक आइटम हमारे पास में रेवेन्यू नेचर का है, जितने भी फंड आप रेवेन्यू नेचर के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, these will directly recorded in your income and expenditure account. It is as same as in the class 11 we record all the revenue nature item in our trading and P&L. Similarly यहाँ पर हम लोग इसको income and expenditure में रिकॉर्ड करेंगे और जितने भी कैपिटल नेचर आइटम होंगे उन सभी को हम लोग हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे. ऑलराइट क्लास, ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फंडिंग, तो एनपीओज जो होते हैं या एनजीओ जितने भी होते हैं इनकी फंडिंग बेसिकली होती है क्लास मेंबरशिप से, यानी कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं उन मेंबर से ये लोग अपनी एंट्रेंस फीस या फिर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं. ओके, तो ये जो एंट्रेंस फीस है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ आवर बुक ऑफ द एनसीईआरटी एज वेल एज ऑफ द डीके गोयल, एंट्रेंस फीस जो है क्लास वो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करा जाता है इसको. ओके, रेवेन्यू नेचर की इनकम मानी जाती है एंट्रेंस फीस, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग इसको पर एनम बेसिस पे यूटिलाइज कर रहे हैं या पर एनम बेसिस पे हमारे मेंबर से हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो अगर हम लोग इसको डेली पर एनम बेसिस पे कलेक्ट करेंगे तो इट विल बी treated as your revenue nature income and it will directly be recorded in your income and expenditure account. जो आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेंगे वहाँ पर इनकम साइड पे, सपोज एक यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट बना के देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ये इनकम वाली साइड होगी, क्रेडिट साइड, यहाँ पर आप इसको बाय एंट्रेंस फीस के नाम से शो कर देंगे. सो दिस विल बी द एडजस्टमेंट ऑफ द एंट्रेंस फीस. लेकिन वहीं अगर हम इसको क्लास, अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है, इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन that the entrance fees is to be capitalized, ये जो entrance fees आप कलेक्ट कर रहे हैं इसको आपको कैपिटलाइज करना है, यानी कि आपको इसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है. देन व्हाट यू विल डू इज कि कैपिटल नेचर वाले जितने भी आइटम्स हैं वो सब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे क्लास. और इन सच केस इफ यू प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट, तो उसको बैलेंस शीट में जो आपकी लाइबिलिटीज वाली साइड है, लाइबिलिटीज वाली साइड में जो आपका कैपिटल फंड है, इस कैपिटल फंड में आप इसको ऐड करके दिखा देंगे योर एंट्रेंस फीस. इज इट क्लियर? सो दिस वाज द एडजस्टमेंट फॉर योर एंट्रेंस फीस. बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू नेचर का मानना है, और अगर क्वेश्चन में इट इज मेंशन कि आपको कैपिटलाइज करना है तो फिर हम उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड में. इज इट क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है कि उसको 60% रेवेन्यू मानना है, 40% कैपिटल मानना है, तो जितना पार्ट आपका रेवेन्यू नेचर का होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और जितना पार्ट आपका कैपिटल नेचर का होगा वो आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. इज इट क्लियर? इसके बाद क्लास नेक्स्ट आता है क्लास हम लोगों के पास में यहाँ पे फंडिंग का ही पार्ट है जो उसको देखते हैं हम लोग, एंड दैट इज योर जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स. कुछ यहाँ पे फंड होते हैं अलग अलग तरीके के. एक तो होता है हमारे पास में जनरल फंड और एक होता है क्लास हम लोगों के पास में स्पेसिफिक फंड. इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 ये सब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है हमारे पास में, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड.
तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जितना भी पार्ट है ये पूरा की पूरा आपका कैपिटल नेचर का पार्ट है। पहली चीज़ तो ये कि ऑल ऑफ सच फंड्स आर ऑफ कैपिटल नेचर एंड दे विल बी डायरेक्टली शोन इन योर बैलेंस शीट। आप इसको डायरेक्टली कहाँ पे शो करेंगे? अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे एज द लाइबिलिटीज पार्ट। इज इट क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि सपोज मान लीजिए जनरल फंड दे रखा है। जनरल फंड का मतलब होता है उसको आप किसी भी पर्पस में यूज में ले सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड बाय इट्स नेम अंडर द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। ओके, बट इफ इट इज स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड का मतलब कोई स्पेसिफिक नेचर के लिए ही आप उसको यूज में ले सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस पे आप उसको यूज में ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड है या आप बोलिए स्पोर्ट्स फंड है। तो इसका मतलब अगर आप मान लीजिए बिल्डिंग फंड के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे वो सब की सब आपको स्पेसिफिक फंड में बैलेंस शीट में शो करने होंगे इन बाय द नेम ऑफ बिल्डिंग फंड, और जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे वो उस फंड में ही एडजस्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, विच मीन्स कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड आपको मेंटेन करा रखा है बैलेंस शीट में, ओके, और आप उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी एक्सपेंस या इनकम इनकर करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली आपको उस फंड में ही करनी है, डायरेक्टली उस ट्रीटमेंट उसका उस फंड में ही होगा। उसको हम रेवेन्यू नेचर का मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्लास, एक मैच फंड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स क्लब है, उन लोगों ने एक मैच फंड मेंटेन कर रखा है। सपोज दीज आर द इंफॉर्मेशन कि एक मैच फंड है हम लोगों के पास में ऑफ ₹1 लाख। इज इट क्लियर? और उसी के साथ में क्लास कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था इन्होंने इस फंड को मेंटेन करने के लिए, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इसके आगे रेट दे रखी है हमें इंटरेस्ट की एंड दैट इज ऑफ ₹5 लाख। इज इट क्लियर? इसके साथ में इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एक्सपेंस करे, मैच एक्सपेंसेस करे हैं। सपोज मैच एक्सपेंसेस हम लोगों ने करे हैं ऑफ ₹10,000, और इनकम फ्रॉम मैच अगर हुआ है कोई, सपोज वो हुआ आपको ₹30,000 का। नाउ हाउ यू विल गोइंग टू डील विद सच काइंड ऑफ आइटम्स? आप देखिएगा, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है क्लास। बैलेंस शीट एक प्रिपेयर करेंगे और उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पर आ जाएंगे डायरेक्टली हम लोग। लाइबिलिटीज वाली साइड पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारा मैच फंड विच इज ऑफ ₹1 लाख। इज इट क्लियर? अब उसके बाद में ये जो एक्सपेंसेस आपने ड्यूरिंग द ईयर करे हैं, देखिए ये इन एक्सपेंस और इनकम के लिए एक अलग से फंड मेंटेन है ना, तो फिर हम इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले जा सकते। अगर फंड मेंटेन नहीं होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो जाता, बट यहाँ पे इससे रिलेटेड एक फंड हमारे पास में पहले से ही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू एडजस्ट ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस एंड इनकम इन दिस पर्टिकुलर मैच फंड। तो हम लोग क्या करेंगे क्लास, एक तो ऐड करेंगे यहाँ पे इनकम, कितने रुपीस की इनकम हुई है हम लोगों को? ₹30,000 की, और लेस करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हमें हुए थे। कितने रुपीस के हुए थे क्लास? ₹10,000 के एक्सपेंसेस हो गए थे। और उसी के साथ में यहाँ पर असेट साइड पे, ऑन दिस साइड, इधर असेट साइड पर आप मेंटेन कर रहे हैं अपना 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको मेंटेन करना है ऑफ ₹5 लाख। तो अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे 10% की रेट दे रखी है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें हर साल 10% का इंटरेस्ट रिसीव होता है, विच इज अगेन दी इनकम फॉर दिस पर्टिकुलर फंड, क्योंकि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इस फंड में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो व्हाट वील डू इज वी जस्ट ऐड बैक दिस इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, और वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? ₹5 लाख का 10% दैट विल बी ₹50,000। तो इस तरीके से आपका नेट अमाउंट आएगा आपके मैच फंड का, जो आपको अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना होगा। दैट विल बी 1 लाख प्लस 30,000 130 माइनस 10,000 1,20,000 एंड एड बैक 50 विल बी गिव्स यू 1,70,000 एंड दिस विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ योर मैच फंड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना होता है जो भी स्पेसिफिक फंड्स दे रखे होते हैं। As I told you, illustration number 2, 3, 4, 5, all of these illustrations from your DK Goel, these are on this particular topic only. Okay, and we have also covered all of these topics in our regular video lectures also, you can refer them. Alright class, so
this was all about the topic, that is the funding of the organization. Now let's towards the next topic of this particular chapter, and that is your subscription, the most important part of this chapter, जो कि है हमारे पास में सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू योर सब्सक्रिप्शन. ये टॉपिक के ऊपर क्लास हमेशा क्वेश्चन में आता ही है ना, और इंडिविजुअल भी आ जाता है कई बार, और साथ में जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी एनपीओ की, दैट विल बी ऑफ 6 मार्क्स, वहाँ पर भी ये चीज़ आती है. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्सक्रिप्शन. क्लास सब्सक्रिप्शन में हमारे पास में दो चीज़ें हैं. पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दैट इज योर द वन विल बी योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. And the next you are having with you, we are having with us is the advance subscription. Advance subscription. Is it clear? Okay. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स द सब्सक्रिप्शन विच इज ड्यू बट वी हैव नॉट रिसीव्ड. यानी कि देखिए, सबसे पहली चीज तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, एक्सपेंस नहीं है. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सक्रिप्शन उसके लिए इनकम है. सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होता है हमारे मेंबर से, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर टर्म विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स द इनकम विच इज ड्यू बट यू हैव नॉट रिसीव्ड. इज इट क्लियर? और एडवांस सब्सक्रिप्शन मीन्स कि ये करंट ईयर से बिलोंग करे या हम लोगों ने एडवांस में रिसीव कर लिया था इस सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम को. तो इसमें भी फिर आगे चल के क्लास हमारे पास में दो अलग अलग बाइफर्केशंस आते हैं. इट इज एज सेम इज क्लास 11 टॉपिक. दो बाइफर्केशन आ जाते हैं यहाँ पे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि एंड ऑफ द ईयर में. सिमिलरली एडवांस में भी दो आ जाएंगे आपके पास में, ओपनिंग एडवांस, और फिर एक आ जाएगा आपके पास में क्लास आपका क्लोजिंग एडवांस. क्लियर है? अब आपको पता है क्लास की इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट इज एज सेम एज योर ट्रेडिंग एंड P&L. तो वहां पर भी एक रूल अप्लाई होता है कि जो एक्सपेंस या इनकम करंट ईयर से बिलोंग करेगा, हमें सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना होता है. क्लियर है बात? तो पहले हम लोग बात करते हैं आउटस्टैंडिंग के बारे में. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे ईयर 2020 में 5 लाख रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ. I have received a subscription of rupees 5 lakh in the year 2020. Okay, and 2019 का मेरे पास में, या आप बोल लीजिए कि 2020 का जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो चल रहा है क्लास मेरे पास में 50,000 रुपीज़ का. ओके, एंड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है. अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप क्या चीज़ अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास में करंट ईयर में 5 लाख रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, उसमें से 50,000 तो क्लास वो वाला होगा जो हमारे प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि हमें 50,000 रुपीज़ तो पहले ईयर के लेने हैं. इज इट क्लियर? तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ हमारा, एक्चुअल 2020 का सब्सक्रिप्शन कितना बन गया भाई. 5 लाख में से अगर 50,000 हमने अज्यूम करा कि पहले वाले आए हैं, तो फिर हम लोग उसको रिड्यूस कर देंगे और आर this year subscription will be of rupees 4,50,000. In short, your opening outstanding subscription will be less in income and expenditure account. आप इसको income and expenditure में तो less कर देंगे, ये तो उसका पहला adjustment हो जाएगा. And the second adjustment will be, it will be shown in your opening balance sheet. ये आपको अपनी opening बैलेंस शीट में भी शो करना है एट दी असेट साइड, क्योंकि ये असेट्स हैं, लेना बच रहा है अभी हमारे लिए, इस वजह से. इज इट क्लियर? ओके, यहां पर एक और एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं. सपोज फॉर वो कहते हैं आपको कि आउट ऑफ दिस 50,000 वी हैव रिसीव्ड 30,000 ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि हमने इस साल 30,000 रिसीव करे हैं फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग वन. तो 50,000 की जगह पे हमें कितना रिड्यूस करना पड़ता है, 30,000, क्योंकि मेंशन हो गया है क्वेश्चन में. ओके, और बचा हुआ 20,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउट ऑफ दिस 50,000 जो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, उसमें से रिसीव करा हम लोगों ने 30,000. तो बचा हुआ 20,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा बाय रेफरिंग द ईयर. ओके, this also we have covered in our video lectures, and also the illustrations are there. Illustration number 6, 7, 8, 9, 10,
ये सारे इलस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऊपर हैं, तो आप इसको देखिए एक बार. ओके, दिस वाज अबाउट द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विद द सेम एग्जांपल फॉर द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? क्लास, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब जो हमारे पास में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो पाया उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. नाउ वी आर वर्किंग ऑन अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो अगर कोई इनकम करंट ईयर से बिलोंग करती है और आपने रिसीव नहीं करी है तब भी आप उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे. इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि 2020 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मेरे पास में क्लास 30,000 रुपीज का. नाउ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इज, इसका मीनिंग समझिए, सब्सक्रिप्शन विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर बट वी हैवंट रिसीव्ड इट. अगर ये करंट ईयर से बिलोंग करता है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप इसको शो करेंगे अंडर दी असेट्स. ये इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा. इन शॉर्ट बहुत सिंपल है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना है. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो पूरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो जितना करंट ईयर में रिसीव करा होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से उतना लेस कर देंगे. इज इट क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. ओके, और उधर से वी आर हैविंग दी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. Closing outstanding means that subscription which belongs to your current year but we haven't received. So this particular closing outstanding subscription will have to be added back in your subscription under in the income and expenditure. इसको आप पूरा ही ऐड करेंगे और साथ में अपनी closing balance sheet में भी इसको आप शो करेंगे. Alright class, this was about the outstanding subscription. Now let's talk about the subscription that is the advance one. एडवांस सब्सक्रिप्शन की एक बार बात कर लेते हैं क्लास हम लोग. एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि सब्सक्रिप्शन जो कि हमने एडवांस में रिसीव करा हो हमारे मेंबर्स से. ओके, द सब्सक्रिप्शन विच वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम आवर कस्टमर्स. यहां पर भी आपके पास में ओपनिंग और क्लोजिंग का एडवांस आ रहा है. एक चीज समझिएगा क्लास, ओपनिंग एडवांस यानी कि करंट ईयर के ओपनिंग के अंदर शो हो रहा है कुछ कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, आपने इसको रिसीव कब करा होगा, प्रीवियस ईयर में, पिछले साल आपने रिसीव करा होगा, लेकिन ये बिलोंग कौन से ईयर से करता होगा, करंट ईयर से, क्योंकि हमने पेमेंट पिछले साल करा है, एडवांस में करा है, लेकिन वो करा तो करंट ईयर के लिए होगा. इज इट क्लियर? ओके, सो इन सच सिचुएशन दिस ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन विल बी एडेड बैक इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. ऑलराइट क्लास, इन अंडर द इनकम साइड, और साथ में इसको आप अपनी लाइबिलिटीज की तरह शो करेंगे. ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ये सेकंड एडजस्टमेंट है. लाइबिलिटीज की तरह शो करेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन. क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन means the subscription which you have received in the current year. This is the subscription which you have received in the current year. लेकिन ये बिलोंग कौन से ईयर से करता है, कमिंग ईयर के लिए. आपने इस साल एडवांस में रिसीव करा है तो ये बिलोंग कौन से ईयर से करेगा, कमिंग ईयर के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए. दैट मीन्स दिस इज नॉट द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू डिडक्ट, यू हैव टू डिडक्ट दिस एडवांस सब्सक्रिप्शन. तो हम इसको लेस करेंगे, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा, लेस करेंगे हमारे इनकम साइड से फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन. और सेकेंडली क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको लाइबिलिटीज की तरह से शो करेंगे. इज इट क्लियर क्लास? So this was all about your subscription topic, outstanding subscription and your advance subscription. फिर उसके बाद में दो bifurcations हैं, opening outstanding, closing outstanding, opening advance and your closing advance. Now all the things remaining to as per the information provided to you in the question. कई बार ऐसे questions आ जाते हैं, मान लीजिए मैं बताऊँ आपको, suppose हमें दिया है 3 अलग अलग ईयर दे रखे हैं. सपोज 2018 दिया है, 2019 दिया है और 2020 दिया है. हम लोग 2019 के लिए वर्क कर रहे हैं सपोज. तो 2018 का कोई सब्सक्रिप्शन आपने 30,000 का रिसीव करा
और करंट ईयर में आपने मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ का रिसीव करा, और 2020 के लिए क्लास आप लोगों ने सपोज मान लीजिए 50,000 रुपीज़ का रिसीव करा। तो क्लास यहाँ पे 19 जिस ईयर का हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन इंडिविजुअली दे रखा है 2 लाख रुपीज़ का। ओके, आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव करा 50,000 का, दिस सब्सक्रिप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस वन, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 लाख रुपीज़ में इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको सीधा आप अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। वाई? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द टोटल सब्सक्रिप्शन, हमें पर्टिकुलर ईयर का अलग से दे दिया ना, 2019 का 2 लाख रुपीज़ दे रखा है, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, then you are not required to adjust this figure in the income and expenditure. ऑलराइट, इसमें कुछ इंक्लूड होगा तो उसको एडजस्ट करना होगा, और बाकी की ये जो दो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली आपकी बैलेंस शीट में एडजस्ट हो जाएंगी। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 6 टू इलस्ट्रेशन नंबर 15 और यू कैन से इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपके पास में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, यू हैव टू गो थ्रू देम। Alright, so class, we have completed the 2 topics of this chapter, that is the NPO, and the topics are funding of the organization as well as the subscription. And now the remaining 2 topics with us are the consumable goods, that is the calculation of consumable goods, and then the financial statements. So first of all, let's talk about the third topic, that is the calculation of goods consumed. Calculation of goods consumed. Now for this what you have to do is class that हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे। द फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एंड देन योर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर योर गुड्स कंज्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास में कई बार क्या होता है क्लास की अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, या 3 मार्क्स में इंडिविजुअल टॉपिक आ जाता है गुड्स कंज्यूम का। एक चीज़ और ध्यान रखना क्लास, अगर किसी भी स्टॉक का या किसी भी इन्वेंट्री का अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है 6 मार्क्स वाले बड़े वाले क्वेश्चंस में, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हमें उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ओके। तो जब आपके पास में बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, 3 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो उसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे होंगे आपको, इज इट क्लियर? स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे होंगे। सिमिलरली आपके पास में क्लास क्रेडिटर्स के भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे होंगे। देन in such cases what you have to do is you just have to prepare 2 ledger account, that is your stock and the creditors account. आपको इस तरीके के 2 लेजर मेंटेन करने हैं। आपको अपना ओपनिंग बैलेंस इस तरफ लिखना होगा 2 बैलेंस करके, इधर आपको बाय बैलेंस करके अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी द ओपनिंग वन एंड 2 बैलेंस कैरिड डाउन विल बी द क्लोजिंग वन। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद में आपको कुछ पेमेंट्स वगैरह की डिटेल दे रखी होगी, तो वो पेमेंट जो होगा क्लास वो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में बाय बैंक करके, और फिर यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से आपका जो है क्लास परचेज का अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो उस परचेज को आपको यहाँ पे लिखना होता है टू परचेज, जो हम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करा उसको यहाँ स्टॉक में लिखेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में बाय गुड्स कंज्यूम्ड, बाय गुड्स consumed. Is it clear? This will be the balancing figure. All right class, so in this manner you have to complete your topic, that is calculation of goods consumed. All right, so this was about the topic. We are having some very good illustrations from DK Goel as well as NCERT. illustration number 17, 18, 19, 20 ये सभी illustration जो है वो calculation of goods consumed के ऊपर ही है। Okay class, so you have to go through them, and at the end what is remaining with us is the preparation of all the financial statements, Next we are having with us is the preparation of all the financial statements. So if we talk about the financial statements of the NPO, when we talk about the financial statements of the NPO, then you have to prepare minimum 3 financial statements. The one will be your opening balance sheet,
you have to prepare your opening balance sheet. The second one will be your income and expenditure account. Income and expenditure account. This is for your 6 marks question. Question number 19 रहता है हमेशा से as per the syllabus, as per the sample paper provided by the CBSE और as per the annual paper of the previous year. Question number 19 6 marks का होता है और हमेशा NPO में से रहता है, जिसमें आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी होती है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोगों को मेंटेन करना है क्लास, और उसी के साथ में एक आपको बनाना होता है अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट. इन आवर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. हम लोगों ने ये सारी स्टेटमेंट्स बनाकर देखा था. मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से बनाना होगा आपको. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर ब्लैंक फॉर्मेट्स ऑफ ऑल द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप खाली फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए फॉर ऑल द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इज इट क्लियर? आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए. नॉर्मल जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसको प्रिपेयर कर लीजिए फॉर अराउंड 8 to 10 लाइन्स. इज इट क्लियर? ओके. उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर लीजिए, लगभग हाफ पेज का. ठीक है, ब्लैंक फॉर्मेट. और फिर उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट का ब्लैंक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए. वाई वी आर प्रिपेयरिंग ऑल द 3 फॉर्मेट्स अलॉन्ग टुगेदर इज क्योंकि क्लास कई बार जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोई चीज़ होती है जो स्टार्टिंग में पता लग गया है कि वो ओपनिंग बैलेंस शीट का है या वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का है या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है. तो अगर हमारे पास में फॉर्मेट्स बने हुए रहेंगे तो हम लोग डायरेक्टली उसकी एंट्री कर सकते हैं. वहीं पे अगर हम लोग ये सोच रहे हैं क्लास कि हम उसको बाद में आगे चलकर लिख लेंगे, अभी हम लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लें, फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर लें और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ों को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेंगे, तो कई बार एग्जाम प्रेशर में हम उसको भूल जाते हैं. सो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमें इन तीनों को पैरेलली मेंटेन करना है. कई सारे एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दोनों में जाते हैं. जैसे कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो गया. ठीक है, हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हो गए, हमारे पास में एडवांस सब्सक्रिप्शंस हो गए. इज इट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया. अब ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है हम लोगों को. इज इट क्लियर क्लास? ओके. उसी के साथ में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश एंड बैंक का बैलेंस बनेगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों ही जगहों पे लिखना होता है. तो इस केस में इन चीज़ों को साथ में मेंटेन करने का रीज़न ये है क्लास कि अगर कोई चीज़ 2 अलग अलग प्लेसेस में रिकॉर्ड होनी है तो हम उसको एक ही बार में रिकॉर्ड कर लें. अगर हम ये सोचेंगे कि अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे, बैलेंस शीट को बाद में प्रिपेयर करेंगे, तो हो सकता है हम उस चीज़ को भूल जाएं और उस वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है. ठीक है, हम लोगों ने इसके इलस्ट्रेशंस देखे हैं, सारी चीज़ों को कवर करा है, तो आपको इनको बनाना है. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के इसको प्रिपेयर कर लीजिए आप. ठीक है, और इसके अंदर जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका कैपिटल फंड, विच विल बी कंसिडर्ड एज योर ओपनिंग कैपिटल इन दी क्लोजिंग बैलेंस शीट. यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसिंग फिगर से. ठीक है, फिर उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो भी आपका सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है, अगर सरप्लस आ रहा है तो आप इधर अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल आपने मेंशन करा है उसमें उस सरप्लस को ऐड कर लीजिए. अगर डेफिसिट आ रहा है यानी कि लॉस आ रहा है तो फिर उस डेफिसिट को आप वहाँ पे लेस कर लीजिए. कोई अगर और भी एडजस्टमेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, कोई एंट्रेंस फीस आई है जिसको कैपिटलाइज करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, तो उसको भी आप यहाँ पे अपनी कैपिटल फंड में ऐड करके और अपना क्लोजिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे. इज इट क्लियर क्लास? So in this manner you have to prepare for your 6 marks questions and you have to prepare all of the required financial statements along together. सब तीनों को साथ में ही बनाना, बस ये ध्यान में रखना है. Okay, so practice with the illustrations and from the unsolved questions of the NCERT as well as from the DK Goel. This was all about the NPO. Thank you so much. Stay home, stay safe.